अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद जाबी के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, ईरान, इसराइल, अमेरिका मुज़ाकरात बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि ईरान की जानिब से 6 शराइत जो हैं इन मुज़ाकरात के लिए रखी गई थी और वो यकीनन मीडिया में रिपोर्ट भी हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहली तो यही थी कि दोबारा कभी जंगी कार्रवाई ईरान के ख़िलाफ़ नहीं की जाएगी। दूसरी शर्त यह थी कि ख़ित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डे जो हैं वो फिलफौर बंद कर दिए जाएँ। तीसरी यह थी कि जितनी भी जारी कुव्वतें हैं वो अपनी पुरानी पोजीशंस पर चले जाएं और जितना भी ईरान को नुकसान पहुंचा है उसका मुकम्मल तौर पर हर्जाना अदा किया जाए। इसी तरह से इस पूरे इलाके में जंग का खात्मा हो और जंग का खात्मा सिर्फ एक मकाम पर नहीं बल्कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग का खात्मा हो जाए। पांचवीं ये थी कि आलमी तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मज़ के लिए एक नई कानूनी रजीम पर अमल दरामद का मुतालबा भी इसमें किया गया था। इसी तरह से आज एक अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका की जानिब से भी अब 15 नुकात या इनको आप शराइत भी कह सकते हैं वो भी सामने आ चुकी हैं और गैर मुल्की खबरसां इदारे इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये शराइत जो हैं वो पाकिस्तान को मिली हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये शराइत जो हैं वो आगे ईरान तक जो हैं वो पहुँच भी चुकी हैं। 6 शराइत बामुकाबला अमेरिका की 15 शराइत के साथ। तो अमेरिका ने जो शराइत रखी हैं, जो नुकात रखे हैं, वो भी हम आपके सामने जो है पेश कर देते हैं। पहला उसमें मुतालबा ये है कि ईरान को अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। दूसरा ये है कि ईरान को हमेशा के लिए ये वादा करना होगा कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान में किसी भी किस्म की यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। फिर इसी के साथ ईरान को अपना सारा अफजूदा यूरेनियम जो कि तकरीबन 450 किलोग्राम बनता है तयशुदा वक्त के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देना होगा। ईरान के 3 बड़े जो जौहरी मराकज़ हैं, नतंज़ है, अस्फ़हान है और फ़र्दो, इन तमाम जो मराकज़ हैं इनको ख़त्म किया जाना चाहिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को ईरान की जौहरी तनसीबात तक मुकम्मल रसाई और निगरानी दी जाए। तो 15 में से जो ज़्यादा पॉइंट्स हैं वो ईरान की जो न्यूक्लियर ताकत के हवाले से हैं और जो बात पहले चल रही थी कि ज़ीरो न्यूक्लियर पॉलिसी, उस हवाले से जो है ये मुतालिबात जो हैं वो सामने रखे गए हैं। तो आगे ईरानी मीडिया जो है वो भी इस हवाले से रिपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हम ये तमाम तजावीज़, ये तमाम मुतालिबात, ये तमाम नुकात जो हैं इनका हमने जायज़ा लिया है, इनको देखा है, उसे हमने मुस्तरद कर दिया है। ऐसे में ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ किसी भी किस्म का मुआहिदा हम नहीं करेंगे और ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ये कहते हैं कि अमेरिका अपनी शिकस्त को मुआहिदे का नाम ना दे। अभी तो मुज़ाकरात शुरू होने हैं और उससे पहले ही तरदीदें जो हैं वो सामने आ गई हैं, उसे मुस्तरद कर दिया गया है। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? ऐसे में जब पाकिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इन मुज़ाकरात को होस्ट कर सकता है और गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट किया है, ईरानी हुकाम ने कंफर्म किया है कि मुज़ाकरात के हवाले से तुर्की या फिर पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये 2 ममालिक में से कोई एक मुल्क जो है इसकी मेज़बानी कर सकता है। आया मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, पीछे क्या बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है ताबिक सफ़ीर और सदर इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ जौहर सलीम साहब ने। जौहर साहब, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। सर ये बताइए, ईरान के 6 मुतालिबात और अमेरिका के 15 मुतालिबात, इतनी सख्त शराइत के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं आपके ख्याल? जी देखिए, मुज़ाकरात से पहले तो ज़ाहिर है एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन होती हैं, तो और ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जबकि एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपस में, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है। जो असल चीज़ है जो मेरे ख्याल ज़्यादा अहम होगी वो ये है कि क्या ये मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। तो लाइकलीहुड तो खासा है, ज़्यादा है, इस वक्त हम पुरुमीद हैं ख़ुसूसन इस चीज़ के लिए कि ये शायद इस्लामाबाद में ही होंगे। तो वो अहम है कि जब ये शुरू होंगे फिर देखें, फिर ज़ाहिर है गिव एंड टेक होता है। उसमें ये जब 15 निकात आपने कहे हैं, बिल्कुल अगर वो देखें तो 4 चीज़ों के बारे में है। इसी तरह जो 6 निकात हैं उनके जो ईरान के हैं वो उन्हीं 3-4 निकात पर मुश्तमिल हैं जो उन्होंने पहले भी कहे थे। जी। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज तो है नहीं। लेकिन ये जो है दोनों साइड्स की विश लिस्ट हो सकती हैं। जब जब आपस में बातचीत होती है, फिर उसमें डाइवर्जेंसेस जो है उसको जब आपने कन्वर्जेंसेस में बदलना होता है, जो गैप्स होते हैं उनको ब्रिज करना होता है, तो ज़ाहिर है कि उस वक़्त एक महारत सफारतकारी भी चाहिए होती है, उसमें मीडिएटर का रोल अहम हो जाता है। तो इस सूरत में शायद पाकिस्तान होगा और तुर्किया और इजिप्ट भी इन्वॉल्व हैं। साथ ही साथ मॉरल सपोर्ट जो है पाकिस्तान को, चाइना की भी इसमें होगी साथ पाकिस्तान के। तो वो फिर जब एक बार आप उसके मुज़ाकरात की बेंच पे बैठ जाएँ, फिर बिल्कुल पोज़ीशंस जो हैं वो थोड़ी इवॉल्व भी होती हैं वहाँ से। तो लेकिन जो अहम चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ।
जो ये जो पोजीशंस हैं, अब शुरू में वो तो जाहिर है कि हर साइड्स जो हैं वो एक पोजीशन लेके तो अगर आए तो मुज़ाकरात हों क्यों, वो तो उनमें जी। खासा फ़र्क तो होता ही है। लेकिन मुज़ाकरात की जो मेज़ होती है उसका मकसद ये होता है कि उस फ़र्क को ब्रिज करना होता है। तो लेकिन लेकिन आम लेकिन चीज़ ये है जौहर साहब, कि आपकी क्योंकि बात दुरुस्त है, लेकिन अब सूरत हाल ये डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने जितनी भी तजावीज़ थी अमेरिका की, उन्हें मुस्तरद कर दिया है। पहले उनका जायज़ा लिया है और कह दिया कि हम इसे मुस्तरद करते हैं। ईरानी हुकाम ये कहते हैं कि अमेरिकी सदर हमें डिक्टेट नहीं कर सकते। वो ये कहते हैं कि जंग के खात्मे के लिए 5 राय जो हैं वो हम देते हैं। उन्होंने तमाम तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। तो ऐसे में अभी मुज़ाकरात की टेबल तो लगी नहीं और उससे पहले इससे मुस्तरद कर दिया गया, तो क्या अब हम उम्मीद रखें किसी किस्म के मुज़ाकरात की, या फिर ये एक गेम का हिस्सा है कि पहले मुस्तरद किया जाएगा उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? जी, गेम थ्योरी भी इन एक्शन होती है, ज़ाहिर है इस तरह के मामलात में। बिल्कुल ये सारी जो है टैक्टिक्स भी होती हैं, फिर ओवरऑल एक आपकी स्ट्रेटजी होती है। देखिए, मुज़ाकरात जो हैं इस वक़्त मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा वक़्त है ये मुज़ाकरात के लिए। ईरान ने जो है ना एक जिसको मैं कहता हूँ एसिमेट्रिक पैरिटी जो है उन्होंने अचीव की है, क्योंकि ये ज़ाहिर है उनकी ताकत में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मिलिट्री जो ताकत है दोनों साइड्स की। लेकिन ईरान ने जो अपनी रिटेलिएशन कैपेसिटी दिखाई है, उससे उन्होंने एक एसिमेट्रिक पैरिटी अचीव की है। और मैं समझता हूँ कि वो जो है इस वक़्त जो है वो उस नहज पे हैं या उस मुकाम पे हैं, जहाँ पे वो अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। तो क्योंकि इसके बाद जो है अच्छा अमेरिका को अगर देखें, तो जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, खैर वो तो हमेशा स्पेस क्रिएट करते हैं अपनी स्टेटमेंट से दोनों तरफ के लिए, लेकिन उनके लिए भी चलें एक अच्छा ऑफ रैंप हो सकता है इस वक़्त। अगर इससे बात अगर दोनों साइड इस वक़्त मुज़ाकरात नहीं करते हैं, तो फिर बहुत जो नेक्स्ट राउंड है इस वक़्त वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होगा। उसमें वो फिर स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस भी होंगे, अमेरिकन साइड से एक मैसिव बॉम्बिंग भी होगी, फिर ईरानियन साइड से ज़ाहिर है जितनी रिटेलिएशन वो कर सकेंगे वो करेंगे, जिसमें वो कहते हैं जी गल्फ के वो भी जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मैसिवली डैमेज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो शायद उतना ना कर पाएँ जितना अमेरिकन्स कर सकते हैं, क्योंकि जी। जो भी है ईरान के कोई 90% से ज़्यादा मिसाइल्स वगैरह तो वो रोक लेते हैं। अब उन्होंने उसका इलाज भी निकाल लिया है जो उनके ड्रोन्स हैं, बट फिर भी जो है 10% भी बहुत है ऐसे मौके पे। और अमेरिका और इज़राइल के लिए तो तकरीबन आप समझ लें 90% इम्प्यूनिटी है। कोई एयर डिफेंस है ही नहीं इतना ज़्यादा, वो तो कहीं भी बॉम्बिंग ईरान में हर जगह कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए दोनों साइड्स को। अभी जो उनकी मिलिट्री स्पोक्समैन की तरफ से बयान जो आया है ईरान में, तो वो देखें वो उसको आप उनकी हुकूमत का बयान नहीं समझ सकते। ठीक। वो तो वही होगा, ज़्यादा हम जब अगर सदर पेज़ेश्कियान की तरफ से कुछ आए या फिर उनके जो स्पीकर हैं, बिकॉज़ उनके जो स्पीकर हैं ईरानी सिस्टम में उनको भी बहुत ही कलीदी अहमियत एक हासिल होती है, क्योंकि वो देखें ना एक आम स्टेट नहीं है, वो एक जो है जाहिर एक ऐसी स्टेट है जिसमें सुप्रीम लीडर जो है वो एक ओवरआर्चिंग उनकी पोजीशन है, फिर एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी है जो डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द वे। तो उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज का रोल जो है वो स्पीकर फिर जो है कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा वो भी करते हैं। लेकिन तो लेकिन जौहर इसलिए शरीफ अगर जो साहब, अहम चीज़ है वो एतमाद का बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इसलिए भी बढ़ चुका हुआ है कि जब जब 2 दफ़ा हमने लास्ट टाइम देखा मुज़ाकरात हुए, एन मुज़ाकरात के दरमियान जो है वो अमेरिका इसराइल की जानिब से हमला किए गए। तो ये जो अदम जी, एतमाद की फ़ज़ा को ख़त्म करने के लिए आपके ख्याल में कौन रोल प्ले कर सकता है? देखिए, आपने ये बड़ी अहम बात की कि सबसे बड़ा बड़ा जो मसला है इस वक़्त वो ट्रस्ट डेफ़िसिट का है, क्योंकि दोनों साइड्स एक-दूसरे पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर रही, कोई इत्मीनान नहीं है आपस में। अच्छा, अब देखें यहीं पे रोल आ जाता है किसका? मीडिएटर्स का, फैसिलिटेटर्स का, यू नो क्योंकि वो जो है वो जो ट्रस्ट डेफ़िसिट है उसको वो कम करते हैं, वो उस खलीज को बाँटते हैं। तो उसमें पाकिस्तान का रोल अहम हो जाता है, तुर्की अगर है तो उनका भी रोल होगा, ज़ाहिर है, इजिप्ट भी बीच में शामिल है। तो ये जो मुल्क हैं, क्योंकि ये वो मुल्क हैं जिनको दोनों साइड्स बल्कि तीनों साइड्स मैं कहूँगा ट्रस्ट करती हैं। अमेरिका भी जो है ना खलीजी ममालिक भी और ईरान भी। तो ये इनका फिर रोल जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा जो है आपको नज़र आएगा अगले दिनों में, आने वाले दिनों में बहुत ही अहम। अच्छा सर, जैसे कि हमें पता है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी एक चीज़ पे बेस कर रही है और वो है किसी की गारंटी। कोई गारंटर अगर आ जाता है तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। आपको इस सिचुएशन में लगता है कि पाकिस्तान किसी लेवल पर ज़ामिन बन सकता है इन मुज़ाकरात में? देखिए, ज़ामिन तो फिर ज़ाहिर है बहुत से मुल्क इसमें आ सकते हैं। उसमें आप फिर मल्टीपल कंट्रीज़ जो हैं उनको बीच में जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ईरान की इंटरनेशनल गारंटीज़ की बात कर रहा है। तो लेकिन असल चीज़ ये है कि देखिए अगर आपके जो ये जो कन्वर्जन इस वक़्त डाइवर्जेंसेस इतने ज़्यादा हैं,
अगर उसमें से आप कुछ कन्वर्जेंसेस क्रिएट कर लेते हैं, कुछ चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो क्योंकि वो दोनों के मुफाद में होगी, तो इसलिए आपने बिकॉज़ सारे मुश्किल जो अभी लूज़-लूज़ सिचुएशन है, उसको विन-विन सिचुएशन में बदलना है। ये इस वक़्त काम है डिप्लोमेसी का। जी। तो वो कोई आसान तो है नहीं, बहुत ही चैलेंजिंग काम है। लेकिन अगर ये होता है तो फिर इंटरनेशनल गारंटी से ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो ऐसा मुआहदा हो जो दोनों साइड्स के लिए जो है काबिल कबूल हो, जो दोनों साइड्स उसको अपने लिए विन-विन तस्वुर कर सकें और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को भी, जिसको अंग्रेज़ी में हम कह सकते हैं ना, सेल कर सकें या उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को सैटिस्फाई कर सकें उससे। तो जौहर साहब, ये जो भी 15 नुकात अमेरिका की जानिब से सामने आए, उसके अगेंस्ट कुछ ईरान को मिलेगा भी। तो ईरान को क्या मिलेगा? वो ये है कि वो शहर में बिजली की पैदावार के लिए सिविलियन जौहरी मंसूबे की तरक्की में अमेरिका उनकी मदद करेगा। दूसरा, ईरान को ये चीज़ मिलेगी, ऑफ़र की जा रही है, ईरान पर तमाम पाबंदियों का खात्मा हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है, पाबंदियों के दोबारा निफाज के ख़तरे का खात्मा भी हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर रैशनल हो के ईरानी हुकूमत जो है वो सोचे, तो क्या ये एक अच्छी ऑफ़र है या नहीं है? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा ऑफ रैंप हो सकता है। देखिए, बुशहर वाली बात तो खैर शायद अमेरिकन इसलिए भी कर रहे होंगे कि फिर जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, उसमें अमेरिका की एक किस्म की थोड़ी बहुत सुपरविजन रहे, जो उसकी कॉपरेशन की वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो देखिए सैंक्शंस का हट जाना जो है, वो ईरान की इकोनॉमी को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता है। मैं ये बारहा कह चुका हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल और गैस जो है, वो या रशिया के पास है या ईरान के पास है। सऊदी अरब के पास सिर्फ तेल है, गैस नहीं है उस तरह से। तो मतलब ये तो इतना अमीर मुल्क है नेचुरल रिसोर्सेज़ में कि अगर ये सैंक्शंस हट जाएँ, तो कुछ ही सालों में ईरान जो है, उसका शुमार दुनिया के जो अमीर मुल्कों में और बहुत बड़ी जीडीपीज़ जो हैं, उसमें होगा और वो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगा इकोनॉमिकली भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी है ईरान के लिए। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का रोल इसमें सर आप देख रहे हैं, और जैसे कि पूरी दुनिया में एक ही मुल्क का नाम लिया जा रहा है, वो पाकिस्तान है, या इस्लामाबाद को बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद जो है वो इन टॉक्स को होस्ट करने जा रहा है या कर सकता है। तो इस पाकिस्तान के लिए इसमें कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी के साथ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर कितनी बढ़ जाएगी? बिल्कुल जी, देखें पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस पिछले जो है ना, ख़ुसूसन 1 साल में जिस तरह से बढ़ी है, जो हमारी डिप्लोमेटिक रेलेवेंस बढ़ी है, स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस बढ़ी है, जो है ना, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पे जो हमारा रोल सामने आया है, तो ये तो अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, जो है ना, ये मुज़ाकरात पाकिस्तान में हों और उसके बाद कामयाब हो जाएँ, तो फिर तो आप समझें कि वो जो है ना, मैनीफोल्ड जिसको कहते हैं ना, कि वो पाकिस्तान की वो जो स्ट्रैटेजिक प्रोमिनेंस है, वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अहम, लेकिन साथ ही साथ ज़ाहिर है कि ये क्योंकि इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो बड़ी-बड़ी बहुत अहम ज़िम्मेदारी भी है इसमें। तो और बहुत ज़्यादा जो है ना, मुश्किलात भी हैं इसमें। तो इंशाल्लाह देखें, हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं। तो जौहर साहब, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाबियों से आगे बढ़ रही है। ऐसे में एक खित्ते का ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को बड़ा चैंपियन और प्लेयर समझता था, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उसको कोई नहीं पूछ रहा। वो ऐसे लगता है जैसे रिक्वेस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने एक फ़ोन कॉल जो है वो अरेंज करवाई है कि जी हम भी किसी तौर पर एक रेलिवेंट हो जाएं। इस मामले में, इस बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंडिया की गैर मौजूदगी या इंडिया को पूछा ना जाना, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? बिल्कुल जी, उनकी ये देखें सफारतकारी की, उनकी डिप्लोमेसी की, उनकी फॉरेन पॉलिसी की एक नाकामी है कि अब इंडिया का ज़िक्र ही नहीं आता कहीं इस तरह की चीज़ों में, जो अपने आप को खित्ते का सबसे बड़ा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते थे। जो समझते थे कि ईरान के साथ भी उनकी बड़ी दोस्ती है, खलीजी ममालिक के साथ भी और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान से ज़्यादा उनकी करीबी ताल्लुकात हैं और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उन सारी चीज़ों के बावजूद जो है इंडिया पे अब ना खलीजी ममालिक एतमाद कर रहे हैं उस तरह से, ना ईरान इत्तेमाद कर रहा है और ना ही प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं। तो बिल्कुल एक अब जो है बड़ी नाकामी है, लेकिन अगर वो देखिए, अगर आप जो है ना, ये ऑफेंसिव डिफेंस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाएँगे, जिसमें दहशतगर्दी को आप एज़ अ टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे, जो इंडिया कर रहा है, तो फिर तो यही होगा उसका नतीजा। अच्छा, जौहर साहब, अभी रॉयटर्स का एक सर्वे है और अमरीकी अवाम के साथ सवाल जब उनके सामने रखा, तो 61% जो अमरीकी हैं वो ये जंग नहीं चाहते। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी जो है वो भी काफ़ी गिर चुकी हुई है। इस जंग से पहले उनकी पॉपुलैरिटी थी 47% और अब वो गिर के 39% पर चली गई है। 2-4 महीनों में मिड टर्म इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो कितना डेंट पड़ता हुआ आप देख रहे हैं ट्रंप को इन मिड टर्म इलेक्शंस में?
मिड टर्म्स इलेक्शंस में जी अभी भी 5-6 महीने हैं और वो सियासत में बड़ा लंबा वक्त होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को कि ये एक गैर मकबूल जंग है, तो इसका कॉस्ट जो है वो बिल्कुल होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। लेकिन उसमें ये चीज भी अहम होगी कि अब ये मुज़ाकरात का अगर अमल होता है और उसमें अमेरिका को कामयाबी मिलती है किसी हद तक, फिर उसको वो कैसे सियासी तौर पर बेच सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये अभी जो है ना, इट्स एन इवॉल्विंग सिचुएशन उस जमीन में। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम कॉन्फ्लिक्ट पर बात कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं तो इस तरह की शराइत जो हैं वो पेश की जाती हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इन शराइत की कामयाबी जो है वो क्या मुमकिन है, क्या इन शराइत के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा जा सकता है और क्या आने वाले दिनों में ये खित्ता जो है एक दफ़ा फिर अमन का गहवारा हो सकता है और ईरान के साथ जो जंग जो है उसका ख़ात्मा हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसके बाद अगर ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं, फिर एक नया ईरान हमें देखने को मिलेगा, एक नया मशरिक़ वस्ता होगा, एक नया अमरीका होगा, तो एक नया खित्ता होगा। क्या होगा, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक। तो जनाब, ख़बर यह है कि ईरान ने अमरीकी तजावीज़ को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया है और उसके बाद ईरानी मीडिया कुछ चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। आपको पता है ना, 2 दफ़ा मुज़ाकरात के दौरान हमला किया गया पिछले 9 माह के दौरान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ये बताते हैं कि हमें अमरीकी सिफारतकारी का निहायत तबाहकुन तजुर्बा हुआ है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ईरान अपने मकासद हासिल करने से पहले जंग बंदी नहीं करेगा। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करें और जंग के खात्मे की पहली शर्त हमलों का रुकना और ईरानी ओहदेदारों के कातिल का खात्मा है। तो ईरान की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, इसके बाद मुज़ाकरात पे काफ़ी शुकूक व शुबहात जो है वो खड़े हो चुके हैं। जो लोग अभी काफ़ी पुरुमीद थे कि मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही ईरान की तरफ से इसे मुस्तरद कर दिया गया है। इस वक्त हम बात करेंगे, मैं ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज़ियाकार जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जनरल साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमें मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी और तज़ियाकार राना जावेद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, ये दूसरा मौका हमने देख लिया कि मुज़ाकरात के दरमियान में अमेरिका की जानिब से हमला किया गया। अब बार बार ईरान जो है अमेरिका को क्यों मौका दे कि फिर दोबारा से मुज़ाकरात हों, और जैसे कि वो पहले ही बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ की गई है कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सिफारतकारी से गद्दारी थी। ट्रस्ट डेफिसिट का सबसे बड़ा मसला आ रहा है, ये इसे कौन हल करेगा सर? जी, थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर हैविंग मी जी, और राना साहब को भी मेरा बहुत सलाम। ऑफ कोर्स ईरान ब्रूज्ड है जी, और ईरान को लेकिन इस पे एक मैं कैविएट देखता हूँ। 2 सिनेरियोज डेवलप हो सकते हैं इस सिचुएशन से। ईरान ने जो कहा है कि जी सबसे पहली बात ये होगी कि आप ईरान के ऊपर हमले बंद करें और हमारी जो लीडरशिप के खिलाफ आप हमले कर रहे हैं उनको बंद किया जाए कोई बातचीत शुरू करने से पहले। तो डूएबल है। हु कैन से कि आज जो पाकिस्तान जो लोग भी बीच में ये बातचीत करवा रहे हैं, आई थिंक इट इज डूएबल। वो अगर उसको रोक देते हैं तो फिर बातचीत शुरू हो सकती है। ईरान ने भी तो अपनी शराइत दे दी, जो खबरें आ रही हैं। अमेरिका ने भी अपनी शराइत दे दी। शुरू में देखिए एक पोस्टर जेस्चरिंग की जाती है जी, मिलिट्री पोस्टरिंग। अमेरिका जो है अगर वहां पर 82nd डिवीजन के बटालियंस मंगवा रहा है, बैरी बेड़ा भी उस तरफ आ रहा है, ट्रुप्स और ऐड कर रहा है, तो वो मिलिट्री पोस्टरिंग कर रहा है। वो दिखा रहा है कि जी अभी मेरे पास और ताकत पड़ी हुई है, आई कैन यूज दिस। और ईरान के पास यही है कि वो अपने जो डिटर्मिनेशन है टू फाइट यू बैक एंड टू क्रिएट कास्ट इन अदर डोमेन्स, वो इकोनॉमिक डोमेन में कास्ट क्रिएट करेगा। वो पूरे रीजन में इनके इन्फ्लुएंस का जो या इनकी जो प्रेजेंस थी अमेरिका की, उसको चैलेंज करेगा, ताकि अगली दफा ये ममालिक सोचें कि अमेरिका की प्रेजेंस यहाँ पे उन्हें सूट करती है या सूट नहीं करती। फिर उसके जो लीवरेजेस हैं वो कम होंगी। कंट्रोल यूनिपोलर, अगर वो वर्ल्ड का इस वक्त बेताज बादशाह रहना चाहता है तो वो वीक होगा, उसका प्राइड वीक होगा, बहुत सारी चीजें वीक हो गई। तो वो भी अपनी मिलिट्री पोस्टरिंग कर रहा है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक ईरान, अगर हम समझते हैं कि अमेरिका ने एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन कर दी है, तो हु कैन गारंटी कि ईरान कोई स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं कर सकता। ऑलरेडी उनकी लीडरशिप टारगेट हो रही है। ऑलरेडी उनकी 83,000 से ज्यादा मेरे ख्याल में टारगेट्स हुए हैं तेहरान शहर के अंदर, स्कूल ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल खौफ के नीचे से कम कर देंगे, बट एटलीस्ट एक ऐसी सिचुएशन जहां से विन विन सिचुएशन हो सकती है, फेस सेविंग मिल सकती है, दोनों मुमालिक अपना नोशन ऑफ विक्ट्री लिख सकते हैं।
बट ओवरऑल ह्यूमैनिटी और रीजन जो है वो पीस की तरफ चला जाता है, तो उसको भी मद्देनजर रखना। अभी तक जो रिस्ट्रेंट हमें नजर आ रहा है गल्फ कंट्रीज के अंदर से, या जो रिस्पॉन्सेज उतने नजर नहीं आ रहे, जैसे जब भी आप किसी की सॉवरेनिटी को ब्रीच करते हैं तो जो आते हैं, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्कों की वजह से आ रहा है, जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया और ये रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं। तो ईरान को भी ये चीजें जरा ज़हन में रखनी चाहिए। और अमेरिका ऑफ कोर्स, क्योंकि वो चूंकि 2-3 दफा ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि डिप्लोमेसी मुकम्मल हुई नहीं, तो आपने बीच में से अटैक कर दिया। और इजराइल इज द बिग रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उन्होंने पुश किया ईरान अमेरिका को दोनों दफा, 12 डेज वॉर में भी और इसमें भी। और ये इसको तो खैर मैं कंटिन्यूएशन ही समझता हूँ 12 डेज वॉर की। इट वाज टू हैपन। और इसी को देखते हुए तो ईरान ने अपनी तैयारी की थी, जो उन्होंने अपना स्ट्रक्चर, कमांड का स्ट्रक्चर और चीजों को एड्रेस किया, मोज़ैक डिफेंस किया। ये सारा उन्हें पता था कि एक बिग अटैक जो है हमारे ऊपर आएगा, और वो आ चुका है। जी बिल्कुल, बड़ा अहम नुक्ता जनरल साहब आपने उठाया है। लेकिन राना जावेद साहब, हमने तो यही सुना और देखा है, जो भी मुल्क जंग जीत रहा होता है वो चाहता है कि सीज फायर ना हो, और जो जंग हार रहा होता है उसकी तरफ से पहले तजवीज़ आ जाती है कि जनाब सीज फायर के लिए जो है वो बातचीत आगे बढ़ाई जाए। आपको इस सिचुएशन के अंदर वीक ग्राउंड्स पर कौन नज़र आ रहा है? और बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि सीज फायर की ख्वाहिश जो है वो अमेरिका की ज़्यादा नज़र आती है। ईरान ने तो अमेरिका की तमाम शराइत जो है वो मुस्तरद कर दी अक्सर। देखें, ये कोई पॉलिटिकल बैटल नहीं है कि ईरान के अगर बहुत सारे सियासी रहनुमा और बहुत सारे उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको अगर असैसिनेट कर दिया गया है, और ईरान के 81,000 के करीब जो सिविलियन इंस्टॉलेशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स है, उसको तबाह कर दिया गया है, और ईरान के लोग ज़्यादा मारे गए इसलिए अमेरिका जीत गया। नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि क्या इसराइल और अमेरिका मिलके रजीम चेंज ऑपरेशन में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ईरान जो है स्ट्रेटेजिकली ये जंग जीत रहा है, अमेरिका जो है स्ट्रेटेजिकली ये जंग हार रहा है। उसकी वजह यह है कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो अमेरिका का लिंचपिन ऑफ इकोनॉमी है। पेट्रोल डॉलर, और जो डॉलर की पूरी दुनिया के अंदर एक डोमिनेंस है, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये पेट्रोल डॉलर है और ये गल्फ स्टेट्स है। बाय एंड लार्ज ईरान ने मैनेज कर लिया है गल्फ स्टेट्स, और जो ऑयल की पूरी ट्रांसपोर्टेशन है दुनिया भर में, वो पूरी तरह डिसरप्ट हो चुकी है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इज अंडर इंटेंस प्रेशर, वो इस जंग को बंद करना चाह रहे हैं। हम पाकिस्तान क्या करें? हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, अपबीट नहीं होना चाहिए। एक्चुअली हो क्या रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। उसको कैसे पता चला जी कि ईरान का कोई लीडर है, वो बड़ा रैशनल है और वो बात करने के लिए तैयार है? मेरे ख्याल में जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को कम्युनिकेशन की गई है उसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप ने वर्डिंग यूज कर रहा है और बहुत ज्यादा शो करने की कोशिश कर रहा है कि हम ये जंग जीत रहे हैं और ईरान बड़ा हमारे पीछे पड़ा हुआ है कि डील कर लें, ईरान इस इंप्रेशन को ख़त्म करना चाह रहा है। और हमारे यहाँ भी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तासर पाया जाता है कि स्टीव विटकॉफ इधर हैं शायद, और जार्ड कुशनर जो हैं वो आ रहे हैं और मुज़ाकरात होने वाले हैं। देखें, ये दोनों अशखास, इनके साथ प्रोबेबली ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वो फेसेस थे जिन्होंने ईरान को 2 दफ़ा धोखा दिया है। अभी अगर पॉसिबिलिटी हुई, जिसकी अभी फौरी तौर पर मुझे चांस नजर नहीं आ रहा, तो प्रॉब्ली जो अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नेगोशिएट करेगा। लेकिन अभी वो ईरान ने इन्वायरमेंट जनरेट नहीं किया। ईरान अपनी बार्गेनिंग चिप बढ़ा रहा है। ईरान दुनिया के अंदर एक राइटली ये प्रोपोगेट करने में कामयाब हो रहा है कि ईरान शुड नॉट बी टेकन लाइटली। ईरान ने पूरी गल्फ स्टेट्स को वर्चुअली, उनकी इकोनॉमी इट हैज कम ऑन टू ग्राइंडिंग हॉल्ट। यूएई से बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, वो हांगकांग में और बाकी डेस्टिनेशन में जा रही है। ये जंग अगर चंद हफ्ते और जारी रही तो अमेरिका मारा जाएगा। लेकिन इसके साथ एक चीज को हमें और नहीं भूलना चाहिए, और ये कि डोनाल्ड ट्रंप तो डेस्परेटली चाह रहा है कि ये जंग बंद हो जाए। ईरान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को, बार्गेनिंग चिप को आगे बढ़ा रहा है। एक जो तीसरा प्लेयर है वो अपार्थाइड इजराइल है। इजराइल ने इस पूरी जंग के दौरान 5-6 ऐसी हरकतें की हैं जो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन में आती हैं, और वो उसका एक आइडियोलॉजिकल रिलीजियस एजेंडा है। और हमें इस चीज को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो अमेरिकन मिलिट्री है
उनके अभी जो मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं जी कि देखें हमारा मसीहा आने वाला है, हमें यहाँ पे क्योस क्रिएट करना है और जितना हम क्योस क्रिएट करेंगे उतनी वो जल्दी आएगा। और ये जो लॉबी है ये बिहाइंड द सीन ऑपरेट कर रही है इस पूरी जंग को। वो क्या चाहते हैं? 2-4 हमले में आपको गिनवाना चाह रहा हूं। साइप्रस में जो हमला हुआ था यूके की मिलिट्री बेस के ऊपर, उसका ओरिजिन यूके खुद कह रहा है कि उसका ओरिजिन ईरान नहीं है। तो फिर किसने किया? प्रोबेबिलिटी है कि इसराइल ने किया। बिल्कुल राणा साहब, ये बड़ा अहम नुकता सर आपने उठा दिया है। अमेरिका चले एक अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन जनरल साहब आप ये बताइए कि इसराइल इन मुज़ाकरात को कामयाब होता हुआ कैसे देख लेगा? चूंकि वो तो एक स्पॉइलर का रोल उसने हमेशा से प्ले किया है, और आपको पता है कि बोर्ड ऑफ पीस में भी जब पाकिस्तान की एक शमूलियत की बात हुई थी तो इसराइल ने कह दिया था कि हमें पाकिस्तान की शमूलियत जो है वो मंजूर नहीं है, तुर्की की शमूलियत मंजूर नहीं है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान इस चीज़ को होस्ट कर रहा होता है तो क्या इसराइल इस चीज़ को मान लेगा और मुज़ाकरात चलने देगा? देखिए, इसराइल तो अपने जी ऑब्जेक्टिव्स लेके आगे जा रहा है, और ये चूंकि अमेरिका के ग्रे में थे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, किसी को उस समय खुद शायद अमेरिकन को भी नहीं समझ आ रहे थे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कभी वो रिजीम चेंज, न्यूक्लियर मिसाइल्स, इमिनेंट थ्रेट, बहुत सारी चीजें चलती रही, बट इजराइल इज वेरी क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव्स। मैं आई टोटली एग्री विद यू कि वो कभी भी नहीं चाहेगा ये मुज़ाकरात कामयाब हो। लेकिन हैविंग सेड दैट, इजराइल ने इनडायरेक्टली ये जरूर कहा है कि जी अमेरिका के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और ये जो कल किसी ने मुझसे पूछा कि इजराइल को कौन रोकेगा, तो आई थिंक अमेरिका कैन स्टॉप इजराइल। वो बिल्कुल उसको रोक सकता है, जिसके कहने पे उसने ये जंग शुरू किया या जिस वजूहात से जंग शुरू किया, अगर उसको वो इग्नोर करता है तो वो उसको रोक सकता है। लेकिन इजराइल के अंदर भी प्रेशर्स हैं जी, ऐसा नहीं है कि वो इजराइल बिल्कुल बहुत ज्यादा, क्योंकि रिस्पॉन्स तो इजराइल में भी जा रहा है, वहां से अभी खबरें नहीं आ रही, अतलात नहीं आ रही, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन इज नॉट दैट गुड। इजराइल के लोग भी हर थोड़ी देर के बाद बंकर्स में जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल जो पेशेंट बने हुए हैं, काफी लोग तो मुल्क छोड़कर चले गए, तो वो भी एक हालत जंग से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स का मामला है। तो इसलिए वो इसको फ्रिक्शन को आगे लेकर इसलिए जाना चाहता है कि वो चाहता है कि अमेरिका ये सारा काम ऑन हिज बिहाफ कर दे, जो ईरान का जो हर्डल है उसके ग्रेटर इजराइल के आगे, उसको तो खत्म करे। और अब मेरे ख्याल में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए भी जो रिस्ट्रेंट का भी वो मुजाहरा कर रहे हैं, एक तो पाकिस्तान जैसा मुल्क इंप्लीमेंट कर रहा है और अपनी दोस्ती का पूरा फायदा उठाते हैं, उनको बता रहे हैं कि रिस्ट्रेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना ये आप किसी और के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करेंगे, यानी कि इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएंगे अगर आपका भी रिस्पॉन्स वैसा गया। तो ईरान को थोड़ा सा इस रिस्ट्रेंट को भी रिस्पेक्ट देनी होगी। आप रहे अपना प्राउडली अपनी जंग करते रहे, आई एम श्योर आपने अपने कोई अहदाफ रखे होंगे, लेकिन फिर मैं एक दफा रिपीट करूंगा कि मिसकैलकुलेशन होते देर नहीं लगती जी। आपको 1990 में सद्दाम हुसैन थॉट के कुवैत पे मैं हमला करूंगा तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व ही नहीं होगी। और फिर आपने देख लिया जिस तरीके से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई, इवन ट्रुप्स गए, बहुत से ममालिक से आए, और वो मिसकैलकुलेशन होगी इराक की, और इराक आज किधर खड़ा है। तो सम टाइम आपको जंग के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स, एग्जिट्स आ जाती हैं जो आपको सूट करती है। यस, ईरान का डिटर्मिनेशन, ईरान का रिजॉल्व, ईरान की सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, चोकिंग दी इकोनॉमिक पॉइंट्स और इकोनॉमिक्स को लाना, उसकी एक अच्छी का हिकमत अमली होगी, लेकिन इसके फिर आउटकम्स भी होंगी, इसकी नेगेटिव आउटकम्स भी हैं। इस पोस्ट वॉर, आज वॉर खत्म हो जाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि रिलेशनशिप बिटवीन ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज वो पीक पे चली जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी? इट विल टेक टाइम, इन वो जख्मों को भरने में देर लगती है जी। अभी तक तो किसी मसलियत के तहत खामोशी हुई है, और अगर ये जंग कर देते हैं तो फिर तो इसराइल के ख्वाब जो है ना वो ताबीर उनको मिल जाती है, तो दैट इज वेरी डेंजरस फिनोमिना। तो आई थिंक क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, आई थिंक ईरान ने, अभी भी मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं कि ईरान ने एक पॉइंट रखा है जो वो कह रहे हैं कि जी आप जंग को, पहले हमलों को बंद करें, लीडरशिप को मारना बंद करें। और इसी लीडरशिप के बारे में ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप आ गई है जिसको मैं समझता हूं कि ऐसे लोग मौजूद हैं जो अमन की तरफ जा सकते हैं या पीस की तरफ जा सकते हैं। देखिए, जंगों में जीत किसी की भी नहीं होती जी, इंसानियत हार जाती है, जिंदगी हार जाती है। बहुत से लोग जिनके बच्चे, जिनकी माएं बहनें बेटियां शहीद हो गई होंगी, उनसे जाके पूछे कि जीत किसकी हुई है, उनकी तो हार ही हार होगी, चाहे वो इधर बैठे हों या उधर बैठे हों। और ज्यादातर मुसलमान ममालिक में हो रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ये जो मुसलमान ममालिक आपस में जो कंटेस्टेशन शुरू हो गई है, दिस इज वेरी डेंजरस। दो कि उधर भी गलतियां होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो उसके बाद रिव्यू करेंगे अपनी चीजों को, और हम एक बदलती हुई सूरत हाल से
मेरे ख्याल में आगे हम देखते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल। अच्छा राना जावेद साहब, पहले जब हमने देखा कि आपने बंद करने का जब फैसला किया ईरान ने, और साथ ही साथ जो खलीजी ममालिक पर जो जवाबी हमले किए गए, अमरीकी बेसिस को टारगेट किया गया, उस वक्त बड़े लोग ये कह रहे थे कि ईरान ने लगता है कि अपने सारे पत्ते जो है वो एक ही वक्त में खेल दिए, ईरान के पास अब कोई ऑप्शन बाकी रहा नहीं है। लेकिन हमने देखा कि इसका फ़र्क पड़ा, इसका दबाव पड़ा, और वही वजह है कि अब मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, दीगर ममालिक भी इसमें आ रहे हैं। अब ईरान का एक बड़ा मुतालबा यही है कि जो अबनाए हुर्मज़ है उस पर ईरान की जो हक़ हाकमियत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। इस मामले पर आपके ख्याल में अमेरिका कोई नरमी दिखा सकता है? देखें, ये सारी जितने भी मुझसे मुज़ाकरात पूछे होंगे ना, उसमें मैक्सिमम पोजीशन राना हर मुल्क जो है साथ लेकर आएगा। ये एक तरीका है, ये प्रोसीजर है। लेकिन जो चीज़ जिसके ऊपर एक्चुअली मुज़ाकरात होंगे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, और उसमें 2-4 क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं कि क्या वो जो 400 किलोग्राम ईरान का इनरिच यूरेनियम है जो 60% तक इनरिच्ड है, क्या वो ईरान अमेरिका को हवाले करेगा, या आईईए को हवाले करेगा, या वो रूस को हवाले करेगा, या किसी और मुल्क को हवाले करेगा, और क्या वो बिल्कुल हवाले नहीं करेगा, और क्या ईरान जो 3 उनकी बड़ी न्यूक्लियर प्रोग्राम की साइट्स हैं क्या उनको वो तबाह करने के लिए तैयार होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये डील होने वाली इस अंदाज में। प्रॉब्ली जो मीटिंग पॉइंट होगा दोनों तरफ से वो ये कि ईरान ये कहेगा कि हम अपना पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेंगे, हाँ हम इसको जो इनरिचमेंट है उसको हम डाउनग्रेड कर देंगे, मे बी अप टू 37%। ये एक पंच लाइन है। बाकी ये कि अगर इसराइल और अमेरिका कह रहे हैं जी कि वो अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम खत्म कर देंगे, आई थिंक दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। ये चीज़ें नहीं होने वाली। ईरान का जो मुतालबा है कि वो टैक्स लगाएगा स्टेट ऑफ हुर्मस में, मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई भी मानने वाला है। ठीक है जी, बड़ा अहम नुक्ता राना साहब आपने उठाया। फिलहाल के लिए राना जावेद साहब आपका साहब आप हमारे साथ ही रहिए। नाज़रीन, इस वक्त बात वही हो चुकी है कि 28 फरवरी से पहले की सूरत हाल अब भी कायम है, और मुज़ाकरात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब मुज़ाकरात आगे किस जानिब बढ़ेंगे और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल होगा, और दीगर दुनिया भर में जितने भी ममालिक हैं उसकी नज़रें जो हैं पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। जनरल साहब से बात करेंगे और पूछेंगे जो साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेनन है, उनका भी एक बयान सामने आया है, वो बयान क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जनरल साहब, जो साबिक सरबराह CIA जॉन ब्रेनन, उनका एक बयान सामने आया है और काफ़ी मीडिया की जीनत भी बना हुआ है। वो ये कहते हैं, सदर ट्रंप से ज़्यादा ईरान की बातों पर यकीन करता हूँ। उन्होंने कहा कि हक़ाइक़ बार बार सामने आने के बावजूद ट्रंप उन्हें तस्लीम करने को तैयार नहीं, और वो अपनी तख्लीक करदा शिकस्त से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो एक इम्प्रेशन तो अमेरिका के अंदर भी मौजूद है कि ट्रंप जो है वो बुरी तरीके से फंस चुके हुए हैं। सर, इनको निकालेगा कौन, और फेस सेविंग की क्या सूरत हाल हो सकती है? और उससे कम पर, जैसे कि पहले ही कहा जा रहा था कि किसी ट्रॉफी के साथ ट्रंप आना चाहते हैं, तो दूर दूर तक ट्रॉफी का नामो निशान ही नहीं है। देखिए, अभी तक जो चीजें हो चुकी हैं, जैसे न्यूक्लियर है, अभी ईरान का हमने रिस्पांस मिसाइल स्ट्राइक्स में ही देखा है। उसकी एयर डिफेंस, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत वीक हुई हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चले गए हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप चली गई है। तो देयर इज अ लॉट जिस पे ट्रंप अपनी कैंपेन चला सकते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को, क्योंकि इंटरनेशनल ऑडियंस तो उन पे क्रिटिक कर रही है। फिर अमेरिका के अंदर भी कुछ हालात है जी। अमेरिका के लोगों का जो कंसर्न है, और ये जो भी इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, ये बेसिकली अमेरिका के लोगों की वो तर्जमानी है जो वो ये चाहते हैं कि वो ये पूछ रहे हैं कि कितना खर्च करोगे इस जंग के ऊपर। दे आर नॉट इंटरेस्टेड जी कि ईरान के साथ कितनी लंबी जंग जा रही है, कहां तक जंग जाएगी, व्हाट विल बी द एंड स्टेट, मोरालिटी सही है गलत है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो तो देर आर आस्किंग फॉर एवरी बिल विच इज पेड फॉर दिस वॉर। अभी $200 बिलियन के बिल ने कांग्रेस में जाना है। लोगों की उधर महंगाई बढ़ रही है, वहां पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, लाइफ महंगी हो रही है, और एवरी सिटीजन इज इम्पैक्टेड पॉलिटिकली। तो इस वक्त बहुत बुरे हालात है वहां पर, और ट्रंप को नुकसान हो रहा है। तो प्रॉब्ली ये स्टेटमेंट्स भी उधर से फ्लो कर रहे हैं, वो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं कि आपने मेक अमेरिका ग्रेट किया, आप एक जंग में फिर हमें ले गए, फिर दूसरी जंग में आप ले गए, और वो भी जंग ज्यादातर लोग वहां पे भी अभी 29% पे चली गई है जी। जो रेटिंग थी अप्रूवल फॉर इजरायली सपोर्ट, वो रिड्यूस होकर 29, और एवरी डे इट इज गोइंग डाउन जो पोल्स वहां पे हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो इजराइल, वहां पे भी लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल की वजह से ये इन्होंने जंग की है। बट अभी भी कुछ ना कुछ वो निकाल सकते हैं, उसी के ऊपर वो
हर किस्म की एग्जिट उन्होंने रखी होती है, वो स्टेटमेंट्स दे देते हैं काफी। कभी उन्होंने न्यूक्लियर पे दे दी कि ऑब्लिटरेट कर दिया हमने, कभी अभी लीडरशिप पे उन्होंने दे दिया। अभी मौजूदा लीडरशिप वो कह रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप हमें कुछ सामने आ रही है जिनसे हम बात कर सकते हैं। तो उन्होंने सारी ऑप्शंस अपनी ओपन रखी हैं और उन्होंने अपने बारे में बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट खुद ही दे दी है कि आई एम अ मैन ऑफ डील्स, आई विल गेट अ गुड डील। तो वो उनको कोई भी डील मिल गई जिसमें वो समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा फायदा हो गया है इन इकोनॉमिक टर्म्स और मे बी इन अदर टर्म्स। अभी वो आई एम श्योर कि वो जो डीप एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उसको ये यही सौदा बेचे कि जी मैंने ईरान पे इसलिए हमला किया क्योंकि 80% चाइना का तेल जो है वो ईरान से आ रहा था। तो मैंने तो अपने मेन कंपटीटर को हाल्ट करने के लिए ईरान को टारगेट किया। मेरा कोई आइडियोलॉजिकल वॉर उसके खिलाफ तो जनरल साहब, और रीजन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो हमेशा क्रेडिट लेते आए हैं कि जी इतनी जंगें मैंने खत्म करवा दी। तो अगर इसमें मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, सीज फायर हो जाता है, तो ट्रंप इस जंग का क्रेडिट लेंगे या जंग खत्म करने का क्रेडिट लेंगे? मेरे ख्याल में ही इज लॉस्ट दैट। वो जो औरत था उनका या जो एक चीज थी, आई पर्सनली फील कि दैट इज नो मोर देयर। दो चीजों को बहुत सख्त नुकसान हुआ है इस जंग की वजह से। एक तो इनका ये जो एटीट्यूड था या ये जो क्लेम करते थे जी मैं जंगें खत्म करवा रहा हूँ, जंगें रुकवा रहा हूँ, क्योंकि अब इस जंग ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया है। एवरी सिटीजन, चाहे वो यूरोप में बैठा है, चाहे वो अमेरिकाज में बैठा है, चाहे साउथ नॉर्थ अमेरिका में बैठा है, अफ्रीका में, इस रीजन में बैठा है। मुझे तो रशिया के अलावा इसमें सब लूजर्स ही नजर आ रहे हैं, किसी का मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से एक वो, और दूसरा बोर्ड ऑफ पीस को भी काफी नुकसान पहुंचेगा मेरे ख्याल में इस वो जो अमन की। क्योंकि अभी देखें ना, लेबनान में, फलस्तीन में तो इसराइल का इंप्यूनिटी के साथ वैसा ही जुल्म जारी है, उस तरफ किसी की तवज्जो ही नहीं जा रही। इसलिए तो ईरान ने एक शर्त ये भी डाली है कि टू ऑल पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड पीस लाया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप ईरान की जंग तो खत्म कर दे और इनके जो लेबनान में और हिजबुल्लाह के खिलाफ या जो भी है लेबनान में या फलस्तीन में आप जंग को जारी रखें। ये नहीं हो सकता। फिर पीस का मतलब है टोटल पीस की तरफ जाए, पॉजिटिव पीस की तरफ जाए। इट्स नॉट द नेगेटिव पीस कि इस वॉर की तो गने बंद हो जाए, लेकिन जो रीजन में बाकी वॉर्स लगी हुई हैं या जो इजरायली एक्शंस हैं वो ना रुक रहे हो। तो एक होलसम पैकेज चाहता है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगली दफा अगर 6-7 महीने बाद फिर ये दोबारा अटैक कर देते हैं सना, तो फिर इस स्ट्रेंथ के साथ तो वो डिफेंस नहीं कर सकेगा ना। उनके लिए कैश 22 है, बट उन्होंने रखा है इसमें। आई थिंक इसी का फायदा उठाना चाहिए। अमेरिका को एक कदम और आगे जाना चाहिए। हम जितनी डिबेट सर, वो बात आपकी ठीक है, अमेरिका को एक कदम और आगे जाना चाहिए। जैसा कि अभी ईरान के जो 5 नुकात जो है वो सामने आए हैं, उसमें से बेशतर ऐसे हैं जिन पर फौरी तौर पर अमल दरामद हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के हमले तो आज रात ही रुक सकते हैं। अगर अमेरिका इस चीज़ में सिंसियर हो तो हमले तो आज रात ही रुक सकते हैं। और ख़ास तौर पर कहा गया है कि जो खित्ते के दीगर ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई वो भी आज रात ही रुक सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो एक कदम, जैसे कि आप खुद भी कह रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ना चाहिए? अगर सीज़ फायर करवानी है तो एक कदम आगे बढ़ के सीज़ फायर के लिए, एतमाद साजी के लिए कम अज़ कम इन शराइत में से चंद एक मान ली जाए आज ही। जी बिल्कुल, उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन ईरान का ये जो स्टांस है वॉर को आगे ले जाने का, ठीक है, उनको मैं कदर करता हूं उनके जज्बे की। अच्छा उन्होंने रिस्पांस जनरेट किया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इमरान, मैं दोबारा ये रिपीट करूंगा कि मिसकैलकुलेशन होते हुए देर नहीं लगती जी। वन टेक्टिकल मिस्टेक कैन ब्रिंग यू द स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट। कल कैसे अनफोल्ड हो, देखिए ना, एस्केलेशन लैडर पे इजराइल ऑलमोस्ट अ न्यूक्लियर कंट्री है। इजराइल एस्केलेशन लैडर पे कोई ऐसी हरकत कर देता है, टेक्टिकल लेवल का कोई एलिमेंट इस्तेमाल कर लेते हैं, देन वी हैव अ सिचुएशन, वी हैव अ वेरी वेरी सीरियस सिचुएशन। ये इसको, इस कॉन्फ्लिक्ट को एक आम वॉर ना समझा जाए। ये हुतीज या टुट्सीज अफ्रीका में नहीं लड़ रहे, कांगो में और रवांडा के बीच में। दिस इज अ सीरियस एस्केलेशन और ये पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट पे ले लिया। अभी तक तो रिस्ट्रेंट शो कर रहा है कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान वगैरह की वजह से। पाकिस्तान अभी तक बहुत से मुल्कों को रोका हुआ है एज अ गुड फ्रेंड ऑफ ईरान एंड अ गुड फ्रेंड ऑफ द पीस, गुड फ्रेंड ऑफ द गल्फ कंट्रीज। आई थिंक ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको ईरान को भी चाहिए कि उसका भी ख्याल रखे, अमेरिका को भी चाहिए कि ये थोड़े से अभी पीछे हटने का वक्त है। जब आप स्पेस क्रिएट करेंगे, थोड़ी सी वॉर, गन्स, नेगेटिव पीस हासिल हो जाएगा, गन्स साइलेंस हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कि फिर पॉजिटिव पीस की तरफ भी जाया जा सकता है। और प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद उसका पॉलिटिकल फायदा ज्यादा हो एज कंपेयर टू टेलिंग पीपल कि आई हैव वन अ वॉर। अब वो कितनी टोटलिटी में उन्होंने जीती है, वो दैट विल ऑलवेज रिमेन अ क्वेश्चन। ये जो अभी आप स्टेटमेंट्स पढ़ के सुना रहे हैं CIA चीफ की, पेरेटर साहब ने तो इससे भी उन्होंने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। जो पुराने उनके डिफेंस मिनिस्टर थे और CIA के, वो उन्होंने भी ट्रंप को क्रिटिक किया।
और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि जी मैं ईरान को एतबार करना पसंद करूंगा एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, बिकॉज वो जो लोगों को उन्होंने ये जो बताया कि दिस अटैक वाज इमिनेंट, पीपल ऑफ अमेरिका हैव अंडरस्टूड कि देयर वाज नो अटैक ऑन अमेरिका, जिसका इन्होंने कसस बुलाए बना के ये वॉर शुरू की है। अच्छा जनरल साहब, कुछ लोगों का ख्याल है जो खलीजी ममालिक है ना, उनको एक कमज़ोर ईरान चाहिए, और अगर ख़ित्ते में देखा जाए पाकिस्तान की एक तवील सरहद ईरान के साथ भी लगती है, तो पाकिस्तान के लिए जो कमज़ोर ईरान है वो किस तरह से इस ख़ित्ते में इफ़ेक्ट करेगा, और क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि वाकई खलीजी ममालिक को एक कमज़ोर ईरान ही चाहिए? उनके खलीजी ममालिक की जो पॉलिटिक्स है या जो सिक्योरिटी का असेसमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से जी, वो थोड़ा सा डिफरेंट व्यू करते हैं। प्रॉबेबली पहले भी जो इश्यूज थे उनके मिलिट्री ताकत से ज्यादा जो आइडियोलॉजिकल या जो हम कहते थे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जी वो इस आइडियोलॉजी को, तो उसके डर से वो डिफेंस किया गया। कुछ उनको यूरोप ने और वेस्ट ने और अमेरिका ने डराया भी बड़ा है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम कुछ इंसिडेंट्स देख रहे हैं जिस तरीके से रिस्पॉन्स गए हैं, तो गो के ईरान ने तो ये राइट लिया है कि जी मेरा राइट है, जहां से मेरे ऊपर अटैक आएंगे या जहां पे आप अमेरिका को सपोर्ट करेंगे मैं वहां पे अटैक करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ सिविल कैजुअलिटीज भी हुई। और खासतौर पे ये जो इकोनॉमिक्स अभी देखें ना, उनकी डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर। अगर आप ऑयल के उनके स्ट्रक्चर्स को अटैक करेंगे, हुर्मस बंद है, उनका ऑयल दुनिया में कहीं नहीं जा रहा, एयरलाइंस आप देख रहे हैं जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, तो ये इकोनॉमिक ब्लीडिंग भी तो कर रहे हैं, एक किस्म का ये भी अटैक तो जा रहा है। क्रिटिकल है ईरान की, चूंकि ऑप्शंस लिमिटेड है और उसने ये जो चोक किया है वो मेन ऑप्शन ऑफ इकोनॉमिक्स को उन्होंने वेपनाइज करके और उसका पूरा भरपूर फायदा उठाया है, तो रिफ्ट्स तो पैदा होंगी। पोस्ट वॉर भी मिडिल ईस्ट के अंदर मैं कंटेस्टेशन जरूर देख रहा हूँ, लेकिन अगर ये वॉर अभी रुक जाती है तो फिर एनिमिटी शायद उस लेवल पे ना जाए कि एक दूसरे को फिजिकल नुकसान दिया जाए। अब हमने तो पास्ट में यहाँ पे ईरान इराक वॉर देख ली, कुवैत इराक वॉर देख ली, फिर पूरी दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो गई, यमन की अब के सामने सिचुएशन है, तो ये पूरा रीजन ही जो है एक टर्मोइल में है, विच इज सूटिंग नन अदर देन इजराइल। इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको ये फ्रिक्शन, ये कंटेस्टेशन बहुत सूट कर रही है जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। और जंग जो है वो किसी के मुफाद में नहीं होती, जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा कि इंसानियत के ख़िलाफ़ होती है, लोग इसमें मरते हैं, बहुत से लोग ज़ख्मी होते हैं, इमारतें तबाह हो जाती हैं, और एक जंग के बाद जब दोबारा से उस पूरे इलाके को तामीर किया जाता है तो उसमें दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, कई साल लग जाते हैं। तो सोचना होगा सबको मिल बैठ के कि ये जंग का ख़ात्मा किस तरह से हो सकता है, और पाकिस्तान को अगर एक अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान किस तरह से एक लीडिंग रोल प्ले करते हुए इस खित्ते में कम अज़ कम जो है वो अमन के लिए अपनी कोशिश करे। फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।